बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों तबसूली हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तजिया का सरदार खान न्याजी साहब। नाज़रीन, हुकूमत और पीपल्स पार्टी यानी कि इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन इनके दरमियान अरसे से बजट के हवाले से कुछ नाराज़गी चल रही थी। लेकिन अब इतलात ये हैं कि दोनों जमातें रजामंद हो गई हैं, एक पेज पे आ गई हैं और जल्द बजट जो है वो पेश होगा और फिर पास होने का भी उसका इम्कान है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये बजट जो है वो कितना मुख्तलिफ होगा माजी के जितने भी बजट पेश होते रहे हैं और आम तक कितना रिलीफ एक आम आदमी को भी दिया जा सकता है। चूँकि इतलात ये हैं कि टैक्स नेट सहम रखने की बात हुई है, प्रॉपर्टी की जो सिलसिला है, प्रॉपर्टी जो है उस पर टैक्स को कम करने की बात की गई है। इसी तरह बिजली सस्ती होकर 99 पैसे फ़ी यूनिट की है, यानी कि बिजली ₹1.99 फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है। इसी तरह और भी रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन क्या चीज़ें जो है वो महंगी होने के इम्कान हैं। तो इन पर ज़रा बात करेंगे, बढ़ते हैं अपने पैनल की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजिया का सरदार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। रोकड़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उस्मान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी न्याजी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने गेस्टों को, लेकिन सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं फातह कहना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर जो हुआ है जी मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर अभी जो हुआ है जी MI-17 का जो, तो उसका कारण कीमती जानों का ज़िया अल्लाह ताला बड़ा नुकसान हुआ है भी जी। अल्लाह ताला उनके अहलो हाल को सब्र तहम्मुल दे। 21 ऑन बोर्ड थे 21। अल्लाह माफ़ी। तो आज प्रोग्राम जो है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, क्योंकि न्याजी साहब आए हुए हैं तो ये नॉर्मली आते हैं तो सख्त बातें करते हैं। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पे, चैम्बर के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इन बेचारों से क्या सख्त बात करोगे? नहीं, इन पे क्या सख्त बात कर देंगे, लेकिन टैक्स वाली बात, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। टैक्स वाली बात का ये आलम है, नहीं उस पर भी जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। टैक्स का देखें, इन्होंने कंस्ट्रक्शन टैक्स अलहदा लगाया एफबीआर ने नहीं, एफबीआर चेयरमैन को जब मैं मिला, बड़ी डिटेल में प्रोग्राम भी हुआ, बड़ा सारी बात हुई, तो वो कहता है हम तो एक्ट करते हैं, काम करते हैं, यानी ऊपर से बन के आते हैं, फिर आगे हम लागू करते हैं। टैक्स का तो ये आलम है कि कंस्ट्रक्शन नहीं भी हुई ना तो उसकी कंस्ट्रक्शन अमाउंट पे वो टैक्स लगा देते हैं। तो मुझे एक 9 करोड़ का टैक्स आ गया, मैं रोने लग गया। तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसीलिए एफबीआर बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एफबीआर नहीं है, एफबीआर को ऑर्डर भेजने वाले प्रॉब्लम है, पॉलिसी बनाने वाले। पॉलिसी एफबीआर का चेयरमैन बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। वो कहते हैं ऊपर से जो कानून आता है वो कहते हैं ये करो, तो हम करते हैं, हमारी ड्यूटी है। प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन आपकी वीक है। हाँ, तो ये हालात ज़िंदगी हैं। ये हम इसलिए न्याजी साहब, ये जो है ना, चैम्बर्स के प्रेसिडेंट मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को, जहाँ ये पिछले मेरे ख्याल में अभी 4-5 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई है पहले। तो आज इसीलिए इनको हमने रिक्वेस्ट किया क्या है। मुझे एक ना आपके इसके, मुझे एक दोस्त है हमारे डेनमार्क में, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की है, इंडियंस वहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सपो लगाते हैं, तो हमने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान थ्रू एम्बेसी के कोई एक्सपो लगाएं। कहते हैं हमारा हाथ ही को नहीं पकड़ता। तो कहते थे इससे बेहतर है कि हम इन चैम्बर वालों से डायरेक्ट बात कर लें कि ये लगा लें आगे। चैम्बर वालों ने कोई बात खास जो मेरे इल्म में आई है ना, अभी इनसे पूछते हैं ना, मेरे इल्म में जो है, इन्होंने कोई इतना खास डट के बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब से।
मकसूद है कि वो और इनकी बात सुनी भी जाएगी अगर ये करें देखो ना, चैम्बर के प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं पिंडी के, हमारे ये प्रेसिडेंट है, इस्लामाबाद का दूसरा प्रेसिडेंट है, वो तो बड़ी इनकी सुनी जाती है, इनकी सुनी जाती है, इनकी अहमियत है, इनकी बात को वजन दिया जाता है, लेकिन कोई वजन नहीं देता। ये आर्मी चीफ को मिले पिछले साल, पहले थोड़ा सा बताएं ना क्या बात हुई। हाफिज कुरान, तहज्जुद गुजार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को रिक्वेस्ट करें सारी चैम्बर और उनको मिले। ये मिले नहीं थे आप लोग पिछले साल? मेरे ख्याल में इनकी हुई है इनकी नहीं, वो उनको इंटरनल मामला सारे बताए ना क्या खराब है। हाँ, ये लोग बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, बताते ही नहीं है। ये बता सकते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मीटिंग हुई क्या? हुई ना, तो जो हमें परसों आए 2-3 चैम्बर के प्रेसिडेंट, उन्होंने कोई खास बात नहीं बताई। ये शायद कोई बताएं क्या शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में न्याज़ी मदऊ करने का, और जो हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये तसलसल था जो हमारी लास्ट कई माह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FPR और SIFC के साथ मुलाकातें बजट पे हो रही थी, उसकी कल्मिनेशन आप कह सकते हैं ये थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने तमाम चेंबर्स को मदऊ किया और उनसे जो है उनकी तजावीज़ पे बात की। देखिए, हम सारा साल न्याज़ी साहब वही बात करते हैं, चेंबर्स बरमला यही बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए इस मुल्क में, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की इन्वायरमेंट पैदा की जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बाकी चेंबर्स ने भी बात की, मैंने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की, और हर जगह मैं बावाज़ बुलंद ये बात करता हूँ कि 3 फैक्टर्स हमें हिट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारी इस वक्त सबसे महंगी है रीजन में। नहीं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस के साथ हर मामले में, हर इशू में आपको ये भी साथ कहना चाहिए था कि करप्शन के इशू को भी, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला पार्ट आ गया। ये कॉस्ट वाला पार्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, करप्शन नहीं। पहला पॉइंट इनका एनर्जी का आ गया। 3 चीजें हमें हट चाहिए। कॉस्ट ऑफ एनर्जी के हम रीजन में सबसे हाईएस्ट हैं। हमारी बिजली सबसे महंगी है इस वक्त, हमें 9 सेंट 8 सेंट की नवीद सुनाई जा रही थी, अभी तक नहीं आई। आज भी हमें 16-17 सेंट की बिजली दी जा रही है। इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश में चीपर है। सेकंड, टैक्स, कॉस्ट ऑफ टैक्स। कॉस्ट ऑफ टैक्स हमारा रीजन में इस वक्त हाईएस्ट हो चुका है, सुपर टैक्स के साथ मिला के, और इस पे वज़ीर से बात हुई कि मोर देन 65%, चाहे वो सैलरी क्लास हो, चाहे वो आपकी। उसके बाद थर्ड जो हमें सर फैक्टर हेड कर रहा है वो है कॉस्ट ऑफ काइबोर इंटरेस्ट रेट। इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी हमारा रीजन में हाईएस्ट है। इंडिया है लेस देन 8%, बांग्लादेश का भी नीचे। हम सिंगल डिजिट सुन रहे थे, वो तो हुआ नहीं, उल्टा इंटरेस्ट रेट को फिर स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पार्ट, जो हम कब से कह रहे हैं कि जब तक आप ये 3 चीजें नहीं लाएंगे। लेकिन ऐसे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपनिंग में ये कहा कि ये बजट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है, हम इसमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं। हमें भी पता है डॉलर्स चाहिए, मुल्क को ज़रा मुबादला चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए मेरा ताल्लुक अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, मेरा मुकाबला इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से है। मेरी जो प्रोडक्ट है वो महंगी होती है इन फैक्टर्स की वजह से जो मैंने आपको बताए। अब जो फिलीपीन, वियतनाम में बाहर बैठा है वो कहता है मेरे से कोई गर्ज नहीं कि आपके मुल्क के क्या हालात है, मुझे चीज चाहिए इंडिया से मिलेगी, मैं वहां से ले लूंगा। अच्छा, सेकंड आप आ जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। बांग्लादेश में हम अक्सर ये बात करते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई। क्यों चली गई ये बात आज तक नहीं हुई। सिंपल, बिकॉज दे हैड ए क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी सर जो हम कहते हैं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो कर लिया। आज भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली हारून अख्तर खान साहब आज बना रहे हैं। 75 साल बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी मौजूद। अच्छा, पहली दफा बन रही है, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं। तो आज जब आप SIFC जाते हैं, बाहर इन्वेस्टर के पास जाते हैं, डोमेस्टिक के पास जाते हैं, आज सोलर के साथ क्या हो रहा है सर? मैंने तो, आप कह रहे हैं हमने बात नहीं की, मैंने तो 2 चीजों पर प्राइम मिनिस्टर के साथ स्पेसिफिकली बात की। एक के सर सोलर की पॉलिसी क्या थी, कुछ मैंने टाई किया इस बात से। आज सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है, आज सोलर पे टैक्स की बात हो रही है, नेट मीटरिंग को खत्म किया जा रहा है। तो सोलर वाज इंडस्ट्री। इस तरह CNG के साथ हमने देखा था कई साल पहले हुआ था, लाई गई, खत्म करा दी। EV व्हीकल सर हम कब तक सुन रहे थे, एक आदमी पे 20-20 करोड़ रुपया ज्यादा लगा दिया। यस। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स लगने लगे। आज हमारी इंपोर्ट बिल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहा था, वो भी आने वाला है। और उस इलेक्ट्रिक का तो चलो को मीटर का चेक होता है, CNG का तो मीटर के चेक भी नहीं था। जी बिल्कुल। तो जब तक आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, बिजनेसमैन हमें बात करते हैं, डूइंग बिजनेस का मकसद ये है कि जो आप काम करें उसको फैसिलिटीज हों, मेरिट्स पे करें, शफाफ हो, मेरिट्स पे करें। मेरिट्स पे काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरिट्स पे काम जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग करा सकते हैं, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग वे मेरी माजरत से बहुत कमजोर है। सर वी आर ट्राइंग, हम तो आवाज जितनी अपनी बुलंद कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कैसे कराएंगे? और कराए यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि
हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हमारे समय समझे। एक आदमी हमारे पास ठीक है जिसका दुनिया में एक नाम है, उसको ये मिले कि इंटरनल मामलात में वो ये देखे ना, ये पैसे आए हैं, देखे ना मेरे। अच्छा नहीं साहब, ये एक इश्तिहार है जो छपा है जिसमें लिखा है कि मुल्क भर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर वाक़े टोल प्लाजों का नीलाम आम। ओके, ये है इश्तिहार छपा हुआ है। तो ये क्या है मतलब इस पे? अब तो बाहर से पैसा बहुत आया है ना। अच्छा। तो वो जितने प्लाजे हैं उनको नीलाम में आम कर रहे हैं, बाहर से पैसा बेइंतहा है। क्यों हंस रहे हो अजहर सदीक साहब? अजहर सदीक साहब भी हमें हंस रहे हो? पैसा आया है। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हंसी जा रहे हैं कि क्यों हंस? मैं हंस इसलिए रहा हूँ, हीरो की हुकूमत का ये अंजाम देख लो, अवाम रो रही है मगर हुक्मरान देख लो, तजर्बा ना बसीरत ना कोई शऊर है, फिर भी इक़्तिदार पर उन्हीं का ही गरूर है, महंगाई ने छीन ली है हर खुशी की रोशनी, हुकूमत कह रही है सब बहुत जरूर है। देखिए लेट्स फेस द रियलिटी सर, पाकिस्तान की मौजूदा ये जो कोई भी चीशों का मुरब्बा है या जो भी आप इसको कहें, मैं देखें जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब है उनका जो कमाल है उसमें तो कोई शक नहीं, डंके बज रहे हैं, लेकिन मैं तो बात सिविलियन हुकूमत की कह रहा हूँ। यानी ये वो हीरे हैं जो पिछले 50 सालों से। तो मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ ना कि सिविलियन में से काम ठीक नहीं हो रहा। ये हमारे साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, ये मिले हैं परसों तरसों प्राइम मिनिस्टर को, तो वो यही तो हमारे कर रहे हैं कि उनको बताना था कि हमारे साथ MNA साहब भी आ गए, हमारे दोस्त हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी है कि भाई रिश्वत बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, चाहे इमरान खान का दौर था, चाहे पीपल पार्टी का था, चाहे नवाज लीग का था। और करप्शन मैंने खुद खान साहब को 4 दिसंबर को मिला था और मैंने बताया जी कि निचली सतह पे बहुत ज़्यादा करप्शन। मैं कह रहा हूँ मैंने खुद खान साहब को ज़ाती तौर पे 4 दिसंबर को मिला हूँ, मैंने उनको कहा और उन्होंने मुझे कहा DC AC नीचे, मैं कहा जी DC क्या नीचे क्या, हर करप्शन बढ़ गई है 47 से लेकर अब तक इतनी करप्शन है जो अब इस दौर में, और उन्होंने उस पर नोट भी कराया और उन्होंने एक्शन भी लेने के लिए मैं तो उनको खुद बताया। चौधरी बरादरान मेरे तो मैंने चौधरी शुजात से काफी मैंने कहा मुबारक हो आपको, आप बन तो गए हैं लेकिन एक काम ना कीजिएगा, आप कारोबार ना कीजिएगा। उसके ऊपर चौधरी शुजात जो है एकदम खड़े हो गए, उन्होंने कहा क्यों ना करें हम कारोबार, ही हमारा हक है, हमारा इतना बेनजीर के दौर में नुकसान हुआ है, उसको हमने बुरा तो कर रहा है। जनरल जिलानी ने मियां नवाज शरीफ को बुलाया और हम भी वहाँ मौजूद थे, कुछ और लोग भी थे। उन्होंने कहा कि नवाज, शॉर्टली आई हैव डिस्कस्ड इट विद द प्रेसिडेंट एंड आल्सो विद द प्राइम मिनिस्टर, जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एंड दे एग्री टू दिस कि आई एम गोइंग टू नेम यू एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आप फिर असेंबली का सेशन बुला लें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाद में ले लें। आई हैव नो एडवाइस टू ऑफर टू यू, you have been my minister for 4 years, you know everything. I have only one advice, where your business stands today, put a full stop over there. Now you are going to be the chief minister. इसके बाद बिजनेस में किसी किस्म की कोई एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे अच्छी एडवाइस नहीं हो सकती थी। मैं समझता हूँ जी कि ये बात दुरुस्त है और इसकी एक बड़ी आला मिसाल है कि जब बैश तमीज़ और मुहाजिर और अंसार के दरमियान आर्गूमेंट्स के बाद फ़ैसला आखिर मुतफ़िक़ा तौर पर ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए, तो वो शाम को जब फ़ारुग़ हुए तो उन्होंने कहा कि जी कल मैं कपड़े का कारोबार करते, तो वो थान लेकर वो चले, तो किसी ने कहा जी ये आप क्या करने लगे हैं, तो ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे और मैं क्या खाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर इस तरह करते हैं कि आपको जो आम आदमी की दिन की अखराजात हैं, रोज़ी है, इतनी हम आपको बैतुल माल से
वो इतना दे दिया करेंगे कि आप इससे बरी ज़िम्मा हो जाएं और कारोबार आप ना करें। अगर आप कपड़ा लेकर जाएंगे तो किसी दूसरे का कपड़ा कौन ख़रीदेगा, तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। उस वक़्त से ये रवायत चली आ रही है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो नहीं करेगा, तिजारत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म साहब ने गिला किया जी कि मेरी जो करप्शन की मुहिम है उसमें अदालतों के ज़रिए हमें ताउन नहीं मिल रहा। आज़ा मिन फज़ल रब्बी जो है वो करप्शन को भी समझते हैं कि आज़ा मिन फज़ल रब्बी है। नहीं, खुद कारोबार भी करेंगे कि आप बंद कर देंगे? कारोबार तो हर आदमी करता है। नहीं, हुक्मरान को नहीं करना चाहिए। क्यों, फिर कहाँ से खाएगा वो? लूट मार करेगा? नहीं, कुछ इनके पास इतना है कि अगर कारोबार करेंगे तो फिर इनको बेनिफिट जाएगा। नहीं बस खैर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप याद करें। वो भी कारोबार करते थे। नहीं, कारोबार तिजारत करते थे। हज़रत सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने कपड़ा लेके जा रहे थे कि भाई आप कपड़ा बेचेंगे तो और किससे कोई लेगा। वो ये नहीं था कि हराम हलाल के हवाले से नहीं था कि आपका वक्त जो है उधर ज़्यादा मसरूफ होगा तो आपको बैतुल माल से कुछ लेना चाहिए। आपका कपड़ा लेंगे, दूसरे का कपड़ा क्यों लेंगे? लेकिन जायज़ हराम की बात नहीं थी जी। उनका एक बहुत बुलंद मेयार था। खिलाफत राशिदा का इतना बुलंद मेयार था कि आज के ज़माने में उस मेयार की बात करना शायद मुश्किल हो, और ये रखा जाए कि हलाल है या हराम, ये इस दौर में भी होना चाहिए। तो ये कोई काम तो हो नहीं सकता। पैसा इश्तिहार है कितना बाहर से आ गया है, अब वो प्लाजे जो है वो ऑक्शन पे लगा दिए हैं, तो ये मामलात कैसे हल होंगे? देखिए न्याजी साहब, बड़ी खूबसूरत बात ही की है मेरे भाई ने। इन्होंने आपके सामने तस्वीर रख दी है, मुआशी हालात रख दी हैं। आपकी बिजली यानी ये 3.5 साल के सम्राट हैं। आज डॉलर कहाँ है, महंगाई कहाँ चली गई है, आपके कर्जे कहाँ चले गए हैं। इतना बड़ा जुल्म है पीडीएल का। यानी अच्छा, और कमाल की बात बताऊं, एफबीआर है आपका 97% रिकवरी जो है ना आपकी ऑटोमेटिक है। वो सेल्स टैक्स में होल्डिंग टैक्स के 3% के लिए। अच्छा, आपको बताता था जरूर वो 4-4 महीने की तनख्वाहें उनको वैसे इनाम मिल रही हैं, और पता नहीं किस बात का इनाम है। हालांकि शायद इस बात का नहीं पता कि वो टैक्स वो जो है ना अकाउंट से पैसे खुद निकाल लेते हैं, विदाउट बताए निकाल लेते हैं। मुझे तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे ना, वो आपके अकाउंट से निकाले होंगे। मुझे तो पता है ना नियाजी साहब। देखिए मैं कर्ज करता चलूं, मैं बारीकी से कुछ चीजों को देख रहा हूँ। मैंने डेट लिमिटेशन एक्ट के हवाले से कहा है कि ये 60% जीडीपी से ज्यादा कर्जे नहीं हो सकते। आपकी एक्सपोर्ट कहाँ चलेगी है, लोकल इंडस्ट्री आपकी तबाह बर्बाद हो गई है। 4-5 रीजन समझ है। सबसे पहला रीजन है कि बिजली खिते की सबसे महंगी बिजली है। गैस, अच्छा वो तो दस्तयाब ही नहीं है, आपको पता है। मैंने जब ये लोड शेडिंग के हवाले से बड़ा अरसे से मैं लगा हूँ और मैं अदालतों से रिलीफ लिया करता था। इस दफा आपको पता है अदालत ने वो ₹1,00,000 मुझे जुर्माना कर दिया कि तुमने ये लोड शेडिंग और गैस के हवाले से बात ही क्यों की है। आप अंदाजा लगा लें इन बातों को सामने रखते हुए। सर आप करना चाहते हैं ना, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इससे पहले इन्हें वो हुकूमत वक्त को चाहिए था ताजरों के साथ पब्लिकली बैठे, ओपन डिबेट्स हो, समझ आए। यानी 2,000 रुपया पीडीएल निकाल लिया आपने। अच्छा वो जुल्म देखे कितना है, वो तो ताजरों के साथ तो बैठने का यही है ना कि चैम्बर के सारे प्रेसिडेंटों को उन्होंने बुलाया, लेकिन तो बैठे खातर खाफ ना हुआ। ना मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है भाई। आप अगर चाहती है ना बड़े लेवल के ऊपर, तो यार बजट शुरू होने से 1 महीना पहले बिठाएं, सेमिनार्स करें, लोगों से डिस्कस करें चीजों को। क्या यानी आप वो फिक्स टैक्स की स्कीम फिर ला रहे हैं जो बड़े अरसे से तजर्बे हम करते आ रहे हैं, ये सारे जो। लेकिन जो समझने वाली बात है, आपने अपने नॉन डेवलपमेंट खर्चे कम किए। अभी आप सुन नहीं रहे, आ जाए सिविल सेक्रेटरी मैच दिखा देता हूँ आपको, मैं हाईकोर्ट दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको अपना 55 करोड़ रुपए का वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ आपको मैं ये 11 अरब का जहाज दिखा देता हूँ आपको। कौन सा 11 रुपए वाला जहाज की हर प्रोग्राम में आप बात करते हैं, हॉस्पिटल की भी बात करते हैं, जहाज की भी बात करते हैं, जो है ना ये 8वीं दफा आप बात कर रहे हैं 11 अरब का जहाज। वो कौन सा जहाज है? हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, वेलकम कहते हैं इनको। आप बताएं कौन सा 11 अरब का जहाज है? वो जिस जहाज पे बैठ के बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आया करते थे। अच्छा जहाज की बात अच्छा वो जहाज है जो बनीगाला, क्योंकि न्याय साहब भी उस पे आते थे जी हमारे साथ। ये वो जहाज की बात कर रहे हैं। और दूसरा
दूसरा ये अप्रैल 2022 की याद कर रहे हैं कि जब नहीं वो जहाज पे तो ये न्याय साहब भी आते थे। पीटीआई की हुकूमत ने 2022 में अप्रैल में इतना रिलीफ दिया था कि लोगों की जिंदगी जीरन हो गई थी, और ये उस वक्त बैठ के मेरे ख्याल में हुकूमत में ही होंगे अपने मेरे भाई, तो उस वक्त ये इमरान खान साहब को इन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया था कि कोई ऐसा काम कर लें ताजरों से। ये जवाब मेरे से लेना है, मैं बताऊंगा क्या कुछ कराया। उस वक्त मेरे ख्याल में महंगाई भी नहीं थी और लोग बिल्कुल नहीं थी, ये हाल नहीं थे। की बात कर रहा हूँ, और लोग झोलियां उठा उठा के पीटीआई की हुकूमत को क्या कह रहे थे, वो आपको भी ऐसा पता है कि मोस्ट डीपॉपुलर हुकूमत थी। ये बात मेरे को सिंपैथी थी। न्याय साहब को जानते हैं? न्याय साहब को, खुर्रम रोकड़ी साहब को, खुर्रम रोकड़ी साहब को, खुर्रम रोकड़ी साहब को जानते हैं? मेरे दोस्त हैं सदीक भाई, अजहर सदीक भाई दोस्त है हमारा। मेरा इनसे बहुत ताल्लुक है रोकड़ी साहब से। अब रोकड़ी साहब देखे भाइयों की तरह से है, अपना इन्होंने पूरा डिफेंड किया इनको। लेकिन अब एक हद होती है इस बात की सर अब एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब होना है इनका, ये होना है। ये बजट पास कर लें, इसके बाद देखिएगा इनका क्या किया पांचा होना है इन सब का। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 3.5-4 साल में कोई करप्शन नहीं हुई, पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नीचे आ गया है। आप बता दें खुद, महंगाई कंपेरिजन करके देख लें, जब डॉलर क्या था आज महंगाई क्या है, आज बताएं तो सही ना। कोई खुदारा यार साहब के जमाने में बिल्कुल नहीं हुई भाई, मैं मान रहे हैं बिल्कुल में भी हुई नहीं, इमरान खान के दौर में हुई। अरे कोई करप्शन नहीं है, कोई एक केस है, कोई एक केस बता दें, कोई एक केस बता दें, उसमें 1,500 केस बता सकता हूँ। बताए ना कौन से फाइल की है, नैब इनके पास है, एंटी करप्शन इनके पास है, इनके पास है, लेकिन हमें पता है बहुत कुछ। ये नहीं बात है। सीएम के डायरेक्टर पैसों से बनते थे, मेरी बात सीएम ऑफिस में 10,000-20,000 भी नहीं इन्होंने छोड़ा, इन्होंने 10,000 20,000 रुपया सीएम ऑफिस का भी नहीं छोड़ा। करप्शन नहीं, इन्होंने डीपीओ न्याय साहब डीसी डीपीओ लगाया इन्होंने पैसे लेके सीएम ने, तो फिर मेरे भाई कह रहे हैं खुदा कौन कहता है इल्जाम है? ये आनोद कहने के ये मैं आनोद कहता हूँ कि पैसे लगाया, ये आनोद का सदीक साहब, और आप अफसर मान जाए भाई। मेरी बात सुनो, अगर इनके दौर में डीसी डीपीओ पैसे लेकर ना लगाए गए होंगे, आप ये बताएं वो गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, मुझे आप ये बताएं ना। सदीक साहब एक बार चले, इल्जाम नहीं, बातें ऊपर करने से तो नहीं है ना। खुर्रम साहब बताइए, इल्जाम है ये सारी जो बातें चल रही हैं क्या है? देखिए, करप्शन इस मुल्क में ना बढ़ती जा रही है, डीपली रूटेड है, इसमें हमें कोई शक नहीं जा रही है, कम नहीं हुई। दूसरी चीज़ हुआ ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक गलत चीज़ हुई इमरान खान के दौर में कि आज़म खान जब आया तो उसने मिनिस्टर्स को वीक किया और उसने ब्यूरोक्रेट्स को, सेक्रेटरीज को बहुत ज़्यादा पावर दे दी, जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ नहीं हुई थी। अब जब गवर्नमेंट नई आई तो अब सेक्रेटरीज, आपको मालूम है कि उनके पास जो सिस्टम है वो एक सियासतदान के पास नहीं होता, और उन सेक्रेटरीज ने अब उस मामले को इतना जकड़ लिया इस ब्यूरोक्रेसी ने कि पॉलिटिशियन कमज़ोर हो गया, हम इस चीज़ को माने या ना माने। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि वफाक कमज़ोर है आपका। ये जो अमेंडमेंट्स की हम बात करते हैं, ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, ये लाजिमन है आपकी। इस्लाहात लाना, मैं आखिरी बात करूंगा, ये गौर से सुनना, ये बात, ये खास आदमी है, खास जगह का, नहीं, और ये जो बात 28वीं तरमीम की हो रही है, ये पक्की बात हो रही है। मैं तो वो बात करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। नहीं 28वीं तरमीम के फेवर में आप बात कर रहे हैं। आपको वफाक को मजबूत करने की जरूरत है। आपका वफाक मजबूत होगा तो आपकी पॉलिसी स्ट्रांग होंगी। हमें इतनी समझ है पॉलिटिकल एक इस सिस्टम में होते हुए। जी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की एंट्री इस अंदाज में भी इनको क्रेडिट जाता है।
ब्यूरोक्रेसी को करप्शन में लेके पैसे यकीन करो उस टाइम शुरू हुआ, और ये भी इन्होंने स्टार्ट किया। इमरान खान के दौर में जो वर्स्ट काम हुआ वो ब्यूरोक्रेसी को जो स्टार्टर है इस सारे गंदे निजाम के, करप्शन बड़ी है। मैं नहीं कहता कि आपको खत्म हो गया, बहुत ज्यादा था, पहले ही था, इमरान खान के दौर में ही था। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, सिर्फ जरदारी के दौर में ज्यादा था। मैं गुजारिश हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि डिप्टी कमिश्नर्स एक्सियंस पैसे दे के पोस्ट हों, एक दो हो जाते होंगे। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे पैसे दे के पोस्टिंग। अच्छा, अब वो एक जो ट्रेंड सेट हो जाता है उसको ब्रेक करने के लिए बड़ी कोशिश चाहिए। अच्छा, अभी हम इस तरफ जाए ना, जो हमारा दोस्त बैठा है चैम्बर का प्रेसिडेंट है, हालात किसी तरीके से ठीक कराएं। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और करप्शन और इलेक्शन न कभी इलेक्शन फेयर हुए हैं। कि हम आज तक पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली की तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना लें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नून लीग ने दिया, ना तारीक इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस पर? आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पर फैसला कर लें। मैं आपको इस्लाहत बता दूं है क्या उनकी तो कोई ताल्लुक आज के पाकिस्तान से नहीं है। हाँ। उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क में महंगाई से नहीं है। वो होती रहेंगी, 2 साल पड़े हुए, कर लें यार, आप खुद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर लें। बात यह है, मुल्क के मसाइल की बात कौन करेगा? मईशत कहाँ जा रही है? नहीं तो वो एक टॉक शुरू हुई है, उस पे मेरे भाई टॉक खत्म हो गई है, असेंबली में बिल ले शुरू, बस बात खत्म हो गई। ये असेंबली के मामलात हैं, ये टॉक शोज़ के मामलात नहीं है। जिस बात का वज़ीरों को इल्म ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्टोरल इस्लाहत करनी है, असेंबली में हुकूमत अपना ज़ेन ले आए, क्योंकि 2017 में इस्लाहत हो चुकी हैं। 2017 में 15 में तमाम जमातें बैठी थीं, 2 साल कार्रवाई होती रही, 100 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, जॉइंट एतमाद के साथ इलेक्टोरल इस्लाहात हुई, और फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, चोरी हो गया। तो इलेक्शन चोरी रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ये सारी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, आप जो मर्जी इस्लाहात करना चाहते हैं कर लें, कोई बात नहीं है, बिल ले आए असेंबली में, बात आगे चलेगी। एक बुनियाद डाली जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। और जो कहते हैं जी कि 71 में जो इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए और वो बड़े फेयर थे, वो भी फेयर नहीं थे। पैसे मुख्तलिफ जमातों को भी दिए गए, मुख्तलिफ लोगों को भी दिए गए थे उस वक़्त भी। रियासत में जो अदारे मैटर करते हैं उनसे अपील होनी चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा दें। वो एक इब्तिदा होगी बहुत सारी इस्लाहात की और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर रखने की। तो ये मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मौसन होंगे जो इस सिलसिले में अपना रोल अदा करें। तो बात इस्लाहात की नहीं है, बात कानून आज भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आज भी मौजूद है। बात यह है कि जो सहूलतकार है ना, वो सबमिसिव हों कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सबमिसिव हों टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तीनों पार्टियां ये तहैया कर लें कि हमने कोई सहूलतकारी नहीं बर्दाश्त करनी, तो सहूलतकार आएंगे ही नहीं। हम जब सहूलतकारों का हम सहारा लेते हैं तो सहूलतकार आते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इससे पहले 18 से पहले, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, उस पर भी बात होती है कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन ये इलेक्शन की जो डिग्री है वो कहीं ज़्यादा थी, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं। मैं नहीं कहता पिछले, वो शायद साहब ने ठीक कहा है कि पिछले इलेक्शन चाहे 90 का हो या उसके बाद के इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क भी हैं और उंगलियां भी उठी हैं, और मैं ट्रांसपेरेंट को भी नहीं कहता। मौजूदा हुकूमत ने भी उन्हीं पॉलिसियों को आगे चलाया है जो गुज़श्ता हुकूमतों की थी। इख्तिलाफ तो सिर्फ इख्तिदार पर है। अब ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिला था हमारी सियासी जमातों का कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बन गई थी
और 33 मेंबर थे इसके अंदर, तमाम सियासी पार्टियों के। तो उन्होंने ये सारी खामियां जो सेनेट की खामियां थी और बेशुमार खामियां थी, आइंदा इंतखाबात की खामियां थी, उसके अजावे के लिए, शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इन्होंने कोई वाजह हिकमत अमली तैयार नहीं की। हमारा जो झगड़ा होता है ना इलेक्शन पे, 80% जो शिकायतें हैं वो प्री पोल रिगिंग से मुतालिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। न कभी करप्शन ख़त्म हुई है। देखो ना, अब फॉर एग्जांपल बाहर से हमें कितने अरब डॉलर आ गया है, सऊदिया और दुबई और उनसे मुल्कों से पैसा आ गया है। नहीं साहब, ये मैं थोड़ा बता दूं आपको, सऊदी अरब से हमारे पास पैसे आए हैं 1 अरब डॉलर से ज़ायद दुबई से आए हैं, और 1 अरब 20 करोड़ आए हैं सऊदिया से। और इसी ये पैसा आ गया है जितना बाहर हमने मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में हमारे प्रोग्राम में इनसे एक सवाल लाजमी पूछिए कि ये जो हमारे पास पावर सेक्टर है, जितनी महंगाई में इनकी इंडस्ट्री कैसे चल सकती है इस पावर के साथ? मेरी बात तो सुने, मेरी अर्ज सुन लेना, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम 40 प्रोग्राम हो गए हैं इस पॉइंट की पे किया है कि आप फॉरेन से जो पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल आज टीवी पे आ रहा था कितना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया। जब वो मैंने अर्ज़ किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अर्ज़ किया था, और आप चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, इनको भी यही मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, सबसे ज़रूरी है आपका पैसा जो बाहर गया हुआ है 300 अरब रुपया, जो मोहसिन नकवी ने इधर हमारे यहाँ का 300 अरब रुपया बाहर गया हुआ है, अरब डॉलर, तो वो पैसा वापस लाने के लिए जो लोग पैसा इधर भेजते हैं उनके लिए ईज़ डूइंग करें, यानी उनको आसानी ईजी मामलात करें। अगर फॉर एग्जांपल जरदारी साहब के पैसे बाहर हैं, वो भी ले आता है तो उसको तमाशा ना बनाए। अगर नवाज शरीफ के बेटों के बाहर हैं या शहबाज शरीफ के बेटों, मकसूद है जो बाहर से पैसा आता है उनको वेलकम कहें, ताकि पैसा आए और वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तान की बेरोज़गारी ख़त्म हो, पाकिस्तान का कारोबार ठीक हो, को इंडस्ट्री लगे। देखो ना, कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, रियल स्टेट का काम बंद है, और इस महंगी बिजली के साथ कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है? एक दो बातें आपको जरूर अर्ज करूंगा। जो आपने बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, इस मीटिंग में नहीं, हमारी 2-3 माह पहले एक मीटिंग हुई थी, और मैं आपकी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात करूंगा। हमने एक रिपोर्ट सब तैयार की थी जिसमें हमने उनको बताया कि पाकिस्तान में थॉट प्रोसेस से लेके, कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया से लेके पहली ट्रांजैक्शन तक 37 से ज्यादा एनओसीज दरकार होती है। और आप जब तक वो 37 एनओसीज नहीं लेते, आपकी पहली ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है। और आपने बनना है यूरोप और अमेरिका और दुबई, जहां आज ऑनलाइन कंपनी खुलती है, एंड विद इन 30 मिनट्स आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहली, यानी फ्रॉम एन आइडिया टू कंसेप्शन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू अ ट्रांजैक्शन। ये सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एनवायरनमेंट है। हमने यूरोप अमेरिका बनना है तो हमें भी 30 मिनट में कंपनी स्टार्ट करनी है, ट्रांजैक्शन। यहाँ पे तो 37 एनओसीज, फिर उस हर एनओसी के पीछे एक कहानी है, एक डिपार्टमेंट है, एक ब्यूरोक्रेसी की दास्तान है, और वहां पे करप्शन का एलिमेंट भी मौजूद है। तो सर देखिए, हम बात करते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। मैं उनको हमेशा यही कहता हूं, चाहे एसएफसी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का, सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर को देखती है तो देख के आती है। आज टेक्सटाइल वाला का टेक्सटाइल नहीं लगा, तो बाहर से क्यों कोई टेक्सटाइल लगा? हालात ऐसे हैं ना कि वो पैसा आ रहा है और मज़ीद आएगा, और इनको इनकरेज करना चाहिए। आज ही उनका सारा दिखा रहे थे, ये सारा गवर्नमेंट का ही फिगर्स आई हैं। हाँ, पैसा आ रहा है और अब इनको स्कीम्स देनी चाहिए। हाँ? अब इनको इंसेंटिव दे। ये जो पैसा आ रहा है ना सर, ये इस वॉर की वजह से, जो वॉर मैं बात एक जनरल एफडीआई की कर रहा हूं, की वजह जी, एक जनरल अगर वॉर के हटके हम करें कि जनरल बाहर से इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता था कि वो हालात देखता था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन इस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो तजावीज दी, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट की आपने बात की, हमने कहा इस वक्त को पैकेज लिया, इस वक्त जो पैसा दुबई से, जो आप बता रहे हैं यूरोप से आ रहा है, इस वक्त देखिए गवर्नमेंट ने बताया है, तो उनको मौका दे दें, वो यहाँ पे लग जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में डिप्लॉय हो जाए, इससे पहले कि कहीं बाहर और चला जाए। देखिए अभी दुबई में कई पैसे बाहर थे जो डिप्लॉय नहीं हुए थे, वो लगने थे, लेकिन लोग आ गए। सर मैं एक और आपसे बात इशू जरूर डिस्कस करूंगा, वो ये है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने बात की थी कि कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने मुल्क में। बांग्लादेश ने सर में जो एक एक्सपोर्ट का कंटेनर है उसको एक एम्बुलेंस का दर्जा हासिल है। जब वो सड़क पे चल रहा होता है तो आवाम रास्ता देती है उसे, क्योंकि उनको पता है कि ये कंटेनर पहुंचेगा
बंदरगाह पे तो हमारे मुल्क में डॉलर आएगा, तो हमारी मैशत का पहिया चलेगा। हमारा हाल ये कि हमारे कंटेनर को तो चौकों पे खड़ा करके जा रहा होता है, तो रोक के बंद करके सड़क बंद कर दी जाती है, और फिर माल का आपका हाफिज और आपकी आपके गवर्नमेंट बहुत अच्छी बातें कर ले, लेकिन अगर डाउन सफाई भी आपको नहीं सपोर्ट कर रहा तो दैट इकोसिस्टम विल नेवर वर्क। एक सर एफबीआर की आपने बात किया, आई रियली एग्री। हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा कि इस एफबीआर और इस मुल्क का शायद चलना मुश्किल है, वी नीड 2 एफबीआर। नहीं एफबीआर नहीं, ये बात पता है सर, एक एफबीआर सबसे बड़ा इशू ये है जो ये बता 12% इज योर टैक्स टू जीडीपी रेशियो। वर्ल्ड बैंक कहता है कि टू सस्टेन एन इकोनॉमी ऑफ योर साइज यू नीड 15 से 16%, हम उससे भी नीचे, और एवरेज 25%। 6 मिलियन टैक्स फाइलर है सर, फाइलर जीरो वाले भी हैं इसमें, जीरो फाइलिंग जो पे कर रहे हैं वो 30 से 35 लाख है सर। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कि एफबीआर जो डिपार्टमेंट है ना, उसको गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है उस पे अमल करता है। वो तो गवर्नमेंट को चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चाहिए कि उसका इस किस्म के ऑर्डर न भेजें। पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है। इस टाइम उन्होंने टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाया, पहली दफा डॉक्टर नजीब मेमन साहब को उसका हेड बनाया, टैक्स पॉलिसी ऑफिस। क्योंकि हम एक बात हमेशा ये भी करते थे कि एक वॉल होती है, जज खुद फैसला देके इंप्लीमेंट कराने नहीं चला जाता, वो पुलिस करती है, इसलिए जज इंसाफ पे फैसला देता है, पुलिस टफ करती है। एफबीआर जज भी खुद था, इंप्लीमेंटर भी खुद था। वो करता क्या था, गेस व्हाट, मैंने टारगेट करना यार नया टैक्स पेयर तो मुश्किल है, चले यार ये टैक्स नेट में इनको नोटिस भेज दो, उस्मान टैक्स नेट में इनको नोटिस भेज दो, इनको दबाना, इनसे कोर्सिव टैक्टिक जो ऑलरेडी नेट में उसी को नोटिस आ रहे हैं ना सर। मैं ये कहता हूँ ये 30-35 लाख जो टैक्स पेयर है इन्हीं को नोटिस आ रहा है। व्हाट अबाउट, मैं एक छोटी सी हमने इनसे मिसाल दी कि आपके आज पकड़ने की विल पावर की बात होती नहीं, क्यों काम नहीं हो रहा सर। आज आपके पास 100 मिलियन 10 करोड़ इंडिविजुअल लोगों के CNICs मौजूद है जो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। 4 अकाउंट है, 25 करोड़ अकाउंट है, किसी एक के 4 है डिफरेंट बैंकों में, लोग 10 करोड़ बनते हैं। मेरा एक सवाल है कि 9 करोड़ जो 40 लाख लोग हैं जिनके अकाउंटों में रोजाना ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप कल उठा लें, उनको क्यों नहीं एक नोटिस आज तक गया? आपको और मुझे तो सारा साल नोटिस आएगा, उस 35 लाख को 40 लाख को जो टैक्स रेट पे देता है उसको तो टैक्स नहीं लगता सर। वो तो एंजॉय कर रहा है ना, जो टैक्स रेट से उसको तो टैक्स नहीं लगता ना। अच्छा जुल्फकार भट्टी साहब, ये जो डिबेट चल रही है, खामोश हैं आप, लेकिन आप चूंकि हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। खामोश नहीं हूं मैं, नहीं इस पे बताइए ना, ये देखें ना, ये मुल्क भर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर वाक़ टोल प्लाजों का नीलाम आम, और नई साहब जैसे कह रहे हैं कि पैसा इतना ज्यादा आया है। आप बताएं कि हुकूमत क्या करना चाह रही है वाकई में? किस सिलसिले में? ये जो इश्तिहारात छाप रहे हैं, टोल प्लाजों को आप नीलाम आम कर रहे हैं, प्लाजों को नीलाम कर रहे हैं, वो तो नहीं इसमें ये तो वो आपका जो टैक्स है ना, आपका टोल प्लाजे पे जो आपका कलेक्शन नहीं, हाँ। वो जो पैसा बाहर से आया है ना, वो तो उस वजह से कर रहे हैं ना कि भाई वो प्लाजे बिके, गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्टी अपनी बेचे, वो तो इस वजह से। भट्टी साहब नहीं आपने इसको गलत पढ़ा है। इसमें तो टोल प्लाजे से मीनिंग क्या है कि जो आपकी ट्रैफिक वहाँ पे टोल प्लाजा से गुजरती है तो उसके वो जो टैक्सेस हैं उसका एक नहीं टैक्सेस का जिक्र नहीं, बात है और जिक्र नहीं है। देखें पढ़े ना भाई, और क्या? नहीं इसमें टैक्सेस नहीं है, सिर्फ सिंपल ये नहीं भाई आपने उसको नहीं गलत है, नीलामी में से उसका ही होगा, उसका है फॉर 1 साल के लिए होगा, 2 साल देखें भाई। इसी तरीके से आप खबर बनाते हैं मेरे भाई, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का इश्तिहार आप तवज्जो से पढ़े ना। इसका नीलामी आम का मतलब ये किसी फेवरेट को तो नहीं ना दिया गया, वो लोग जो एक्शन करता है ना NHA कि ये जो टोल प्लाजा इतने करोड़ इतने अरब में बिकेगा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए उसका टैक्स इकट्ठा करना होता है, जो कलेक्शन है उसका इश्तिहार। अच्छा ये जो बाहर से पैसा आया 1 करोड़ 20 बात कर रहे हैं, कोई और सवाल है तो वो कर नहीं कर रहे हैं ना। आप कॉमर्स के मिनिस्टर पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, ये बताएं ना बाहर से जो पैसा आया है, अच्छी बात है वैसे तो इसको अच्छा मैं एक मेरे भाई ने भी बात की मेरी अब्बास, और आप मुझे ये बताएं हुकूमत है क्या मेरी अब्बास? ये तो आप ही बताएं। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, हुकूमत क्या है? हुकूमत है क्या? हुकूमत हम सब हुकूमत है। देखिए पार्लियामेंट में सारी असम्बलियों सारी पार्टियों के लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में मेरे भाई तो आपका भाई, आपका चाचा, आपका बाबा, आप भी देखें। मैं आपको बताऊं हम सारे पाकिस्तानी हैं। हमारा तरीक़ाकार क्या है, हम अपनी डायरेक्शन को ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर देनी है और वो आप समझ लें कि वो सारे जो नीचे से जितनी भी चीज़ें देखें, ब्यूरोक्रेसी अगर कर रही है तो ब्यूरोक्रेसी में सबके लोग हैं, ऐसे तो नहीं है। आर्मी है तो आर्मी में सबके लोग हैं, ताजर है तो ताजर पे ही हमारे भाई हैं। तो देखिए आप मुझे ईमानदारी की बात बताएं कि ये जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना है, यहाँ पे एक दुकान पे 900 रुपये का सालाना फिक्स टैक्स लग जाए
तो सुबह जनाब शटर डाउन हो जाता है, कहते भाई बिल्कुल बंद करो जी, हम ये तो बहुत जुल्म हो गया है जी, 1,000 रुपया देना पड़ गया है। देखिए ये नहीं है कल्चर, टैक्स कल्चर होना चाहिए। अगर मेरे ट्रेडर्स भाई वो बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, मेरी आप बात सुन लें, जितनी देखिए नया साहब आप मेरी बात सुन लें, आप मुझे 2 मिनट दे दें, नया साहब आप मुझे 2 मिनट दे दें। मैं कहता हूँ एज ए रिस्पॉन्सिबल हम सारी नेशन है, एक सिर्फ एक ना ये कहें कि जी हमारे पास हुकूमत आ गई और सारी जिम्मेदारी हमारी आ गई, हमारी है जिम्मेदारी, हम इसको मानते हैं। मुझे आप ये बताएं ट्रेडर्स यूनियन कितने, कभी किसी ने कहा है कि भाई आप कोई तरीकाकार ऐसा बनाने फिक्स कर लें? नहीं ये बता क्या है? नहीं मेरे पास ये ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से। आप मेरी एक बात सुन लें, मैं कांग्रेस में हूँ, हम ही हर दफा मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरीके से जो है वो चीज़ों को यहाँ पे कैसे टैक्स बचाने का, जहाँ वहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, फिर उसकी कहाँ पे किस तरीके से हमारे जो सिस्टम है वो उसको करता है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि भाई सारे के सब की जिम्मेदारी है। हमने एग्रीकल्चर पे नहीं तवज्जो दी, हमने नहीं दी बिल्कुल। मेरी आप बात सुने, स्किल हमने लोगों को नहीं सिखाई। अपने हमारे देखें यूनिवर्सिटीज़ बनी, यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटीज में क्या कौन से ग्रेजुएट आप लोगों ने मेरी आप बात कितने वाइस चांसलर भट्टी साहब हमें बीच में डाल रहे हैं, कितने वाइस चांसलर मेरी बात सुन मेरी आप बात सुने, PhD कितने लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटियों में? मेरी आप बात, वहाँ पे साल को कैसे कैसे पढ़ा के बाहर आते हैं बेरोजगार लोगों को। गवर्नमेंट आपकी है भाई, गवर्नमेंट की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर ग्रुप की, हर सेक्टर की, हर लोगों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरी आप बात सुन लें कि जब भी कोई बात हो, कोई सजेश, कोई अपने पे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हर कोई अपने ये मेरे भाई जो लायर है, मेरी बात सुन लें, ये मुझे बताओ कि ये कभी कोई लगा देना टैक्स इन पे कि जो आप फीस लेते हैं 50-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया फीसें लेते हैं, मुझे बता दो कि ये सबका, मेरी बात सुन ले, ये हमारे भी लायर्स हुए मुझे बताओ कभी इन्होंने दिया टैक्स? आपने कभी टैक्स दिया है? बताएं मुझे कितना देते हैं? मैं जवाब दे दूं अब जरा जी प्यार और मोहब्बत के साथ। नालायकों के हाथों में जब इख्तियार आया, महंगाई ने हर घर में अजाब अपना बसाया। मैं 1992 में वकालत में आया हूँ और 1998 से रेगुलर टैक्स गुजार हूँ, और मेरा टैक्स जो है ना वो लाखों से, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से भी ज्यादा है, आपके बहुत से सियासतदानों से ज्यादा मैं टैक्स देता हूँ, ठीक है ना जी। और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, इस मुल्क ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी अहमियत दी है, तो मेरे पे कर्ज है, ये मैं उसको कर्ज समझ के अदा करता हूँ। मैं आपको बताऊं, ये अपनी ईमानदारी से बताएं, जितना ये फीस लेते हैं उसके प्रपोर्शन के हिसाब से ये टैक्स देते हैं, इनके कुलीग देते हैं। यार मेरी बात सुनिए, यही अब समस्या है ना, टैक्स देने में तो आप रजिस्टर्ड होंगे बिहार में, आप देते होंगे, मैं भी देता हूँ, लेकिन ये टैक्स जो चोरी होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो टैक्स चोरी होता है। अब सुने, इन्हें के पब्लिक करे सारे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पूरे खानदान की, वो तो उनके पब्लिक है, हमारे पॉलिटिशियन के तो पब्लिक है सबके, हमारे तो सारे इलेक्शन कमीशन में पब्लिक होते हैं भाई। मैं देख चुका हूं, मैं ज्यादा टैक्स देता हूं, वहां पे पड़े आप देख लें, हमारे तो आप भी पब्लिक करें सारे। मैं कह रहा हूं मैं ज्यादा देता हूं टैक्स उससे यार, अब आगे आए यार, फिर ये कौन सी बात है? मैं कहता हूं हमारे तो पब्लिक है, पॉलिटिशियन के सब पब्लिक है। अब ना सुन तो लेना, जिम्मेदारी सारी है। मियां शरीफ ने 9,36,211 रुपए जो है ना 1992-93 में आमदन डिक्लेयर की, वो 50 लाख रुपया कर दी टैक्स, वो चैलेंज किया, और वो 7-8 साल बाद वो 9,36,200। और यार सुन तो लेना, पर्सनल बातें नहीं है, बताने लगा हूँ कि वो जो एवरफील्ड में जदादें खरीदनी है, इनके पास ट्रेल नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया। अब जरा सुने ना, जरा बताने लगा हूँ, ऐसे नहीं बन जाती है। मैं भी आपको दे देता हूँ, इसी से अंदाजा लगा, अगला इसी बात पे रख ले। सुनेंगे जुल्फकार भट्टी साहब, सुनेंगे चुप करके। अब जरा मैं अगली बात बताता हूँ आपको, खुदारा यार, अजहर सिद्दीकी एवरफील्ड में जदाद नहीं है, ना ही उसकी बार हाइड पार्क में जदाद है,
जो तकरीबन 50 अरब की एवल फील्ड है, अदर के पास नहीं है इतने पैसे। सर इस मुल्क के बहुत से सियासतदानों के पास पैसे नहीं है, तो बहुत बड़े कारोबारी लोगों के पास पैसे नहीं है, आज भी इनके पास मनी ट्रेल नहीं है वहां का। वजह है कि अब जब चीटें पड़ते हैं तो इन्हें समझ नहीं आती कि कहना क्या। इन्होंने पता क्या किया, जब ये नवाज शरीफ थे ना, इन्होंने या तो एसआरओ जारी करते थे या क्या करते थे, बॉन्ड निकलाते थे। ये रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, या फॉरेन रेमिटेंस आती थी। अच्छा, फॉरेन रेमिटेंस कागजों में आती थी, फॉरेन एक्सचेंज, आपने ये जदादें खरीदी है, शो किया, बाहर से करोड़ों रुपया आ गया। अच्छा, वो नहीं अभी पूछा कि करोड़ों रुपया कैसे आया है, कभी किसी ने नहीं पूछा। ये कहानी है, देखें एक एक का किसी को जो वो टैक्स देते हैं वो उनका, अगर इनको इतराज है तो वहाँ पे चले जाए। अगर उनको इतराज है तो उनके टैक्स पे इतराज पे करें। ये एक बंदे का ऐसे कैसे हम यहाँ पे साथ कर सकते हैं? सुने जरा हिम्मत करके आप, यानी मैंने वो पैसे नहीं जाते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें आप इनसे मंगवाएं एज ए कम्युनिटी, ये अपना टैक्स मंगाएं, हम आपको ठीक है, दो मेहमान इंफरादी के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं बैठा हूँ, मेरे साथ बात करें ना, सदीक साहब सुने, मेरे साथ बात करें ना, चले आगे जरा लेटा, मेरे साथ बात करें, टाइम भी चुके, मेरे टैक्स की बात करें, मैं टैक्स देता हूँ नहीं देता मेरी बात करें, प्रोग्राम रख देंगे भाई, आमने सामने कर देंगे, आमने सामने अपनी बात करें। अच्छा सदीक साहब जरा सुनिए, मेहरबानी जरा सुनिए। अच्छा बड़ी साहब ये गुजारिश सुन ले जरा, मैं सर एक बात आप कौन से भाई जो इंटरनेशनल लीडर है जो आप बातें कर रहे हैं, और छोड़े यार, मतलब झूठ बोलने वाले नहीं है आप, कोई है बात करने वाली आपके बड़े, आपने आपको समझते हैं, ये कौन सा तरीका है? आप अपने साथ की बात करें, मेरे साथ आप करें, मेरी बात सुने, आप तो एक दफा भी असेंबली नहीं गए तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मेरी आप बात सुने, आप लोगों के अंदर एक नफरत और एक हसद होता है कि आप किसी को देख नहीं सकते। तेरे से तो मेरी बात सुन, मैंने 4 कोटा किए तो आपने क्या किया था? कल क्लियर होंगे आप, मैटर के में कल क्लियर होंगे। आप नालायक थे तो वकील बने ना, मैं तो नहीं नालायक था, मैं तो डॉक्टर बना। ये वैसी वैसी तबाह कर दिया, झूठ बोलने बैठ जाते हैं आप लोग, ये कौन सी बात है भाई? मैं जो बता क्या कर, ये संदेह की मुकाबले, मेरी संदेह मुकाबले, ये मेरे से लायक है, ये तो टैक्स मुकाबले मेरा सवाल है, इसके अबे का मुकाबले, दादे का मुकाबले, ये मेरे से अमीर हो तो तभी कर सदीक साहब ऐसे कहने हमारे भट्टी साहब आप तो दादे का मकान है, परदादे का मकान है। अच्छा सदीक साहब सुनिए, भट्टी साहब आप भी सुनिए, भट्टी साहब प्रोग्राम का वक्त निकल, अच्छा भट्टी साहब ये अच्छा सदीक साहब बस ठीक है, ओके आपको आमने सामने एक बात जरूर करनी है, मैंने ऐसे नहीं ना देखिए, रोकड़ी साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, सर ब्यूरोक्रेसी जितनी तबाह बर्बाद इस दौर में हुई है ना, आज मैं बता देता हूँ, जितनी अपॉइंटमेंट है, अभी चेयरमैन रोक रहा है, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट आकर बैठा हुआ एक्टिंग के लिए, जो तबाही और बर्बादी ब्यूरोक्रेसी ने इस दौर के अंदर की है, सिर्फ क्या वो ईसीएल में नाम डालना था, लोगों को पकड़ना था, कोई पूछगिछ नहीं है, सीसीटीवी बना के 1000 बंदा मार दिया आपने पकड़ के, क्या बात कर रहे हैं? ये तबाही और बर्बादी किस दिन करे, आए कमीशन बनाए, पता लगेगा क्या? इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, खुदारा इसमें कानून की हुक्मरानी करे, रूल ऑफ लॉ लेकर आए आगे, कोई रोक रहा है आपको? चलो फिर इसको कर लेंगे। अच्छा सिख साहब आमने सामने करेंगे सारी चीजें। अच्छा हमारे पास चूंकि वक्त थोड़ा कम है, अच्छा भट्ट साहब ये बताइए कि बजट के मामले पे आपका और नून लीग का इत्तेफाक हो गया, मासवा एलएफसी पीपल्स पार्टी का, आपका और पीपल्स पार्टी का? यस हाँ जी बिल्कुल इत्तेफाक हो गया। 28वीं तरमीम पे ही हो गया? नहीं 28वीं तरमीम की तो अभी बात ही नहीं है, अभी तो बजट की बात हुई है, बजट पे तो हमें कोई। हाँ नहीं साहब आप बताए ना। सर हम तो देख रहे हैं, और ये जो बात की नजर सदीक साहब ने, आखिरी जो उनका फिक्रा था वो बहुत कीमती है कि करना चाहिए कुछ। तो सारी दुनिया कहती है करना चाहिए, हम इसी पे 40 साल से सुन रहे हैं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपके पास और हमारे पास ना अब टाइम नहीं है। नहीं वो तो करने का तो हम जिस स्टेज पे इंसाफ है, चाहे नून लीग है, जो बात शुरू की ना इन्होंने कि इंडस्ट्री के ऊपर जो इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, यकीन करें ये इतने सोर पॉइंट्स हैं ये तीनों कि अगर हमने इनको कवर नहीं करते तो फिर हमने क्या हमने, और या अगली नस्ल को हम दे के क्या जाएंगे। तो ये तो काफी अरसे से कर रहे हैं ना आप पावर, जब यानी हमें ये IPPs, ये पावर, ये टैक्स कलेक्शन, हमारा ये गंदा सिस्टम जो अरसा दराज से हमें लेके बैठ गया है, इसको
कुछ किए बगैर तो ये डिस्कशन चलती रहेगी, सारी उम्र चलती रहेगी। कुछ क्या भाई, पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत मजबूत वफाक की जरूरत है आपको। वो तो बहुत कमजोर वफाक है। वो तो फेयर इलेक्शन हो तो मजबूत। नहीं, गुजारिश सुने ना, बहुत कमजोर वफाक है। आपको पता है 70 से लेके आज तक फेयर इलेक्शन नहीं। हम पता है भाई, हम वो एक अलग चैप्टर की तरफ हम चले जाते हैं। नहीं तो फेयर इलेक्शन हो तो मजबूत गवर्नमेंट होगी ना। हम पॉपुलिस्ट बयानिए के अंदर हम फंस गए। हम कौन सा खड्डा है जिसके अंदर हम नहीं गिरे? कौन सा ऐसा खड्डा है जो हमने ट्राई नहीं किया कि इसके अंदर गिर के हम कैसे बचेंगे? नहीं सर, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हर सेक्टर को, हर तबके को अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए और हम सबको जिम्मेदारी और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाली गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग झूठ बोलते जाएं और सिर्फ दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। ये मुल्क तब तरक्की करेगा जब हम सब की सोच जो है वो एक लाइन पे होगी। उस्मान शौकत साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलके आए, जरा बात ज्यादा वजनी हम करना चाहते हैं। उस्मान साहब, आपको क्या लगता क्या है प्राइम मिनिस्टर से जो मिले हो? हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट सर। देखिए, ओवरऑल तो हमें भी पता है IMF प्रोग्राम में, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया जा रहा है उसकी वजह से कुछ कंपल्शंस तो हैं, लेकिन हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेन बात की, एक बात तो बहुत खुशाइन प्राइम मिनिस्टर साहब ने की कि नए टैक्स जो हैं वो हमने भी कहा कि मजीद टैक्स का बोझ नहीं लगना चाहिए, इनफैक्ट वो कम होना चाहिए। सुपर टैक्स पे हमें उनकी तरफ से टैक्स इतने खराब हैं, यही बात की कि उनको कम कर, लेकिन हमारे बजट में ये भी हो जाता है ना न्याजी साहब के नहीं टैक्स नेट तो नहीं बढ़ेगा, टैक्स नेट यही रहेगा। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए वो स्कीम की हमने बात की, और इस दफा उन्होंने ये कहा कि हम एग्जिस्टिंग टैक्स पे, जो हमारी बात होती है कि वही पिसता है कि उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा, उसकी एक उन्होंने पॉजिटिव बात ये की कि उन्होंने जो टैक्स रिफंड स्टकअप हुए में इंडस्ट्री के, वो उन्होंने कहा 15 जून से पहले चेयरमैन FBR मौजूद थे कि वो दे दीजिए, जाके जो लिक्विडिटी का मसला है 15 जून से पहले वो जो स्टकअप रिफंड्स हैं इंडस्ट्री के, GST रिफंड्स पेंडिंग जो है पिछले कई सालों से 3-4 साल से, उनको पे कर दिया जाए ताकि इंडस्ट्री में का जो रिफंड होता वो 15 जून से पहले पे हम नहीं लेना है रिफंड। जी, ये चेयरमैन FBR को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि 15 जून से पहले और रिफंड जी फायदा होगा जी, एटलीस्ट जो लिक्विडिटी सालों के कई पैसे जो लोगों के पास पड़े। देखिए, मैं लोगों को कहता हूं, देखिए गवर्नमेंट को लोगों की जेब में पैसा डालेंगे तो GDP पर कैपिटा बढ़ेगा। वी शुड गेट इनटू दैट स्ट्रेटजी। सेकंड सर, हमने SME सेक्टर की बात की, जो छोटा कारोबारी है ना, हमारे मुल्क में मिडिल क्लास लगना अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, और मिडिल क्लास को चलाता है आपका SME सेक्टर। उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं, उसको ना बैंक हाथ लगाता है, वो बेचारा छोटा लोन लेने जाता है, बैंक कहता नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त 93% लोनिंग इज डन टू कॉर्पोरेट्स, 7% इज फॉर SME। इंडिया में 25%, यानी 100 में से 25 रुपए SME को मिलता है, 75 बड़े कारोबारी को मिलता है। यहाँ 100 में से 7 रुपया छोटे कारोबारी को दिया, तो कहाँ से पैसे ले? अक्सर आप देखते हैं वो अपने रिश्तेदारों से मांग रहा होता है, कहीं से लोन मांग के काम चला रहा होता है, सूद सिस्टम में बैठता है। 900 अरब रुपए आ गया। हाँ जी, 900 अरब जो मलिक रियाज का था। मलिक रियाज खुद कहीं से आए तो को वापस आए, नहीं आया। अच्छा उस्मान साहब, ये आखिर में ज़रा थोड़ा सा बताइए कि ये पॉलिटिकल डिस्कशन तो हो रही है, ज़रा सियासी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अरसे से इकानमी पाकिस्तान की 70 साल से डाउन होती जा रही है, और IMF से भी वो कहते हैं जी प्लान दे दें, ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, मैं बॉटम लाइन सर यही कहता हूँ, 75 साल में हमें तो यही लगता है कि जैसे आज सब चीज़ें नहीं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हुई, सर एक क्लैरिटी दे दें। बिजनेसमैन, मैं एक बात बताऊँ, बुरी पॉलिसी से डील कर सकता है, अनसर्टेनिटी से नहीं कर सकता। सर बुरी पॉलिसी है ना, वी विल वर्क अराउंड इट। अनसर्टेनिटी से कोई डील नहीं करता कि आज क्या होना है तो कल क्या होना है, तो लोग बाहर चले जाते। गिव मी अ बैड पॉलिसी, आई विल वर्क विद अ बैड पॉलिसी। खुदारा ये दे दीजिए, हमें जैसी तैसी है एक पॉलिसी दे, एक कंटिन्यूटी दीजिए। और सेकेंडली सर, जो हम एक बात करते हैं, हमारा $65 बिलियन की इंपोर्ट है, सिंपल जो हमारा मसले का क्रक्स है, $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है। इसलिए कशकोल, वो जो 40 अरब का हॉल है, कभी वो IMF जाता है, कभी वो कशकोल कहीं और जाता है। जब तक हम इंडिजिनसली ये होल पूरा नहीं करेंगे, जो एक्सपोर्ट ही है, ज़रा मुबादला ही है, उसको कमाना है। नहीं, अभी तो पैसा आ रहा है ना बाहर से आपकी तरफ, तो लेट्स होप के साथ वो FDI कवर कर जाए, तो उम्मीद तो यही है। और इस वक्त मैं एक बात करूंगा कि जो पाकिस्तान का किरदार है ग्लोबली, इस वक्त जो सालिस हम ग्लोबल बने में, इसको प्लीज डिप्लोमेटिक जो चैंपियंस हम दुनिया के हैं इस वक्त, इसको इकोनॉमिक चैंपियंस में कन्वर्ट कीजिए। आज तक आई फील कि हमने कई मौके हिस्ट्री में आए जब हम दुनिया में एक ऐसी पोजीशन पे थे कि हम इकोनॉमिकली अपने लिए बहुत कुछ ले सकते थे, बट वी आर वीक नेगोशिएटर्स। आई एम सॉरी टू से, वी सेल आवरसेल्व्स चीप। हम जाके दुनिया में आपको बहुत सस्ता बेच आते हैं। तो इस वक्त अगेन दुनिया में अल्लाह ने आपको मौका दे दिया है, आप कुछ ले सकते हैं। बाहर इतना अंधेरा कर दिया है कि अब बाहर नहीं जा सकते, तो अब अपने मुल्क में रोशनी
अल्लाह ने आपके मुल्क को ये जो बात कही है ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये टाइम ऐसा है कैश करवा लें आप, और IMF की 2 बातें दिल में रख लें। IMF ने जो कंडीशन लगाई है, लाइन लॉसेस खत्म कर लिए, UFG कम कर लिया आपने, यानी आप IMF की जो कंडीशनलिटी से कम पूरा नहीं कर सके आज तक 70 सालों से, जो से जब से हालात आपके हैं, कभी सीरियसली। और ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट, ओ भाई आवाम का क्या ताल्लुक इन चीजों से? लाइन लॉसेस किसने कम करने हैं, इकोनॉमी कैसे करनी है, एक्सपोर्ट कैसे बनानी है, इसका ताल्लुक आवाम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक हुकूमत क्या है, नाकामी हुकूमत की। और ये बड़ी जबरदस्त बात कही है कि आप एक अच्छी डील लें, इस वक्त राइट टाइम है, इतना कुछ कुर्बान किया आपने, अच्छी डील लें, और डील ले लेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। देखें न्याय साहब, इंटरनेशनली देखें अल्लाह ताला ने जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया के हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ा महंगाई है। आप देखें जो आपका मिडिल ईस्ट सारा मैं अर्ज करूँ, हमें अपनी अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। देखें अभी भी इसका कभी किसी ने मेरी बात इससे फायदा उठा, देखें हम इसको हम हर चीज़ को पॉलिटिकली कन्फ्लिक्ट में ले जाते हैं, तो ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, इसको तो अप्रिशिएट करें बाबा, इसको अप्रिशिएट करने में भी कंजूसी करनी। ठीक है, कमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात है इसके साथ में खुदा हाफिज़।